हर थाने में उस थाने के मुलाजिमों में से 2 लोगों को जो कि टेक्निकल बैकग्राउंड से थे या थोड़ा साइबर के बारे में जानते थे, तो उनको ट्रेंड करके सर उन 2 लोगों के साथ में सर साइबर डेस्क की स्थापना की गई थी। उसको बोलते थे सर कि तुमने पैसे क्यों डाले। उसी को ये लगता था कि शायद मैंने कोई गलती की है और तो सर OTP दे दिया, चाहे कोई क्लिक कर दिया, तो उसको लगता था कि वो भी सोचता था कि मेरी गलती है, अब पुलिस वाले भी सोचते थे इसकी गलती है। लोगों के साथ ताबड़तोड़ ठगी हो रही है और उनकी शिकायत सुनने वाला संडे सैटरडे को घर बैठ गया, रात में घर बैठ गया। अपने एक अजीब सी स्थिति थी। जो लोग ये सोच के बैठे थे कि मैं साइबर इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं सकता, तो उनको सर ये चीज़ सिखाई गई कि ये वही इन्वेस्टिगेशन है जो आप 420 में करते हैं। बिल्कुल। क्या करते थे, फोन आता था तो उसको क्या करते थे आप? सर उस टाइम पे हम इतना ही कर पाते थे कि हमें कॉल आया, कॉल सुनते सुनते सर हम पोर्टल पे कंप्लेंट रजिस्टर कर देते थे। फ्रॉडस्टर्स एक अकाउंट्स को यूज करते हैं सर बीच में, म्यूल अकाउंट्स को, वो होते किसी और के हैं, किसी को बहला फुसला के खाते जो खच्चर है उसको बोलते हैं। यस सर। मैंने किसी अनजान आदमी के नाम से खाता खोल लिया या कुछ रुपए दे के खाता खोल लिया, उसको ये भी नहीं पता इसमें हो क्या रहा है। एक जो रिपोर्टिंग टाइम है वो क्या, आप कोई अगर जल्दी रिपोर्ट करें तो पैसे की रिकवरी के चांस ज़्यादा है। बिल्कुल है सर। और जो बड़े बैंक थे सर, जो ऑलमोस्ट 70 to 90% डिफ्रॉडेड अमाउंट को कवर कर रहे थे, उन सभी बैंक्स को ये कहा गया कि आप अपने नोडल ऑफिसर्स हमारी टीम 1930 के साथ कॉल सेंटर में बिठाएं, हम स्पेस देंगे, सारी फैसिलिटीज़ देंगे। कि मान लिया आपने कोई रेस्टोरेंट खोल लिया, कोई कस्टमर आया, वहाँ सांप बिच्छू आप थोड़ी छोड़ देंगे उसको, कोई काट ले और बोले हमें मतलब नहीं है। एक mulehunter.ai करके एक टूल डेवलप किया है सर, जो म्यूल अकाउंट्स को स्कैन करता है और उनके पैटर्न को स्टडी करके ये बताता है कि ये बैंक अकाउंट्स जो हैं ये म्यूल हो सकते हैं, तो आप इनको वेरीफाई करें। बैंक के जो लोग इसमें मिलीभगत कर रहे थे, कितने खिलाफ कार्रवाई हुई अब तक? टेलीकॉम कंपनी भी तो जिस चीज़ को अपना कनेक्शन दे देती है। सर जो टेलीकॉम कंपनी को क्या करना चाहिए? एक ही फोटो को 2 बार लगा के पहले साहिल चौधरी बना दिया उन्हीं डॉक्यूमेंट्स पे, फिर उसी को किसी दूसरे रिलीजन में रिप्रेजेंट कर दिया, किसी की आईडी पे सिम कार्ड ले लिया सर, तो वहाँ पे 200-400 रुपये उसको दे करके सिम एक्टिवेट कर लिया। और वही सिम कार्ड की कीमत अगर आप राजस्थान और नूह में या दूसरे जो हॉटस्पॉट्स हैं सर, जामताड़ा वगैरह हैं, तो वहाँ पे आप उसको सेल करेंगे तो 2000 से 5000 रुपये मिलते। मेवात में एक चीज़ चलता था सर, टटलू काटना, तो सोने की ईंट दिखा के सर पैसे लेके बुला लिया, उनको लूट लिया, तो ये वाली चीज़ें थी। साइबर क्राइम ज़्यादातर जो है हैकिंग का इशू नहीं है, वो सोशल इंजीनियरिंग है। इन लोगों ने सर अब ये हैक निकाला है कि हम पैसे को कंट्री से बाहर भेज दें, क्रिप्टो में डाल के या किसी और तरीके से। अलका सर एक दिन ट्रैवल कर रही थी बस से, तो कंडक्टर उसके पास आया और वो बोलता है कि तू वही लड़की है जो हरियाणा पुलिस की साइबर अवेयरनेस वाली वीडियोस में आती है, तो उसको वीडियो वाली लड़की। एक जो डिजिटल अरेस्ट है वो क्या है मतलब? सर डिजिटल अरेस्ट में जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो पुलिस की वर्दी पहन के, कस्टम के ऑफिसर्स बन के किसी को कॉल करेंगे सर। ग्राउंड जीरो डायलॉग के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग साइबर क्राइम के बारे में बात करेंगे और इसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया में या तो आप पर साइबर हमला हो चुका है या चल रहा है, कोई आदमी से अछूता नहीं बचा है। जो भी ऑनलाइन है तो उस पर या तो अटैक हो चुका है, नुकसान उनका हो चुका है, या उन पर अटैक चल रहा है। तो एक ऐसा ये अपराध है जिसको अपराध बनाने में हमारे पसीने छूट गए थे। कि आप जैसे देखें कि हमारे अंकुश हैं हमारे पास, अंकुश कुमार, तो जब 2022 में कोरोना ख़त्म हुआ था और इस पर बिल्कुल एकदम से बाढ़ आ गई थी, मैंने ऑनलाइन ठगी जिसको साइबर क्राइम बोलते थे, तो उसमें ये हेड कांस्टेबल हुआ करते थे। और मेरा जो पहला मौका था कि ज़िले के सारे साइबर क्राइम इंचार्ज को बुला के उनकी मीटिंग करें और उनको समझाएं कि भाई ये भी एक क्राइम है। यस सर। तो 2000 के आसपास क्या चल रहा था? 2022 के शुरू में क्या चल रहा था? सर उस टाइम पे जो कोरोना काल ख़त्म हुआ सर, चीज़ें सभी ऑनलाइन हुई, ऑनलाइन पेमेंट्स होने लगी सर, तो साइबर क्राइम बढ़ा सर। तो पुलिस के पर्सपेक्टिव से देखें सर, तो उस टाइम पे सिचुएशन ये था सर कि कंप्लेंट कहाँ पे करें, कंप्लेंट कहाँ जाएगा और उसको कैसे डील किया जाएगा। एक बड़ी भारी समस्या थी कि पुलिस इसको क्राइम मानने को तैयार ही नहीं थी और लोग एक बड़े स्केल पर लूट रहे थे। यस सर। कि मतलब किसी घर में चोरी हो
तो 1000, 2000, 10,000, 20,000, 40,000 का सामान चोरी होगा, अकाउंट से लाखों में जा रहे थे। तो एक बड़ी विचित्र सी स्थिति थी। तो उसमें एक बात चली कि हर थाने में एक साइबर डेस्क बनाया जाए। तो क्या था वो साइबर डेस्क, क्या था? सर उस टाइम पे अप्रोच ये था कि रीजनल लेवल पे जब भी क्राइम होता है सर, लोग अपने थाने की तरफ भागते हैं। तो उस टाइम पे एक ऐसी हम एक प्लेटफॉर्म दें जहाँ पे सर लोग जाके अपनी कंप्लेंट कर सकें। तो सर हर थाने में उस थाने के मुलाजिमों में से 2 लोगों को जो कि टेक्निकल बैकग्राउंड से थे या थोड़ा साइबर के बारे में जानते थे, तो उनको ट्रेंड करके सर उन 2 लोगों के साथ में सर साइबर डेस्क की स्थापना की गई थी। और ये साइबर डेस्क हर एक थाने में थे। और हरियाणा कम से कम कोई दरखास्त लेवनियात हो जाए, जो हरियाणवी में बोलते हैं कि कोई दरखास्त ले, पकड़ तो ले सर। मैंने उसको पकड़ना और पैसे की रिकवरी तो बात की बात है, कोई दरखास्त पकड़ भी ले। उसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग था कि जो इस क्राइम के बारे में एक बड़ी अजीब सी बात थी कि विक्टिम शर्मिंदा से रहता था। उसको बोलते थे सर कि तुमने पैसे क्यों डाले, उसी को ये लगता था कि शायद मैंने कोई गलती की है और OTP दे दिया, चाहे कोई क्लिक कर दिया, तो उसको लगता था कि वो भी सोचता था कि मेरी गलती है, अब पुलिस वाले भी सोचते थे इसकी गलती है। तो इसमें जितने भी साइबर ठग थे उनके मज़े हो रहे थे सर। तो एक बड़ा अच्छा एक साइबर डेस्क का आइडिया आया तो हर थाने में उसको बनाया गया। उस समय कोई हेल्पलाइन नंबर भी था? सर इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर MHA, उन्होंने सर एक साइबर हेल्पलाइन लॉन्च किया था सर। उस टाइम पे उसको 155260 बोलते थे सर। यस सर। तो काफ़ी बड़ा नाम था। फिर मीटिंग्स में सर ये स्टेट्स ने भी सजेशन दिए कि इसको हम एक छोटा रखें, तो बाद में सर ये अब 1930 हुआ, जो आज की डेट में साइबर क्राइम हेल्पलाइन है सर। तो हेल्पलाइन कैसे ऑपरेट करती थी, क्या होता था? सर अगर हम अपनी स्टेट से बताएं तो सबसे पहले सर सभी स्टेट्स को वहाँ से डायरेक्शन आया कि आपने ये हेल्पलाइन जो है वो नेशनल लेवल पे था सर, कि जिस भी स्टेट का विक्टिम कॉल करेगा उस नंबर पे तो वो उसकी स्टेट में लैंड करेगा सर। तो वो जब हमने स्टार्ट किया सर उस टाइम पे, तो नोडल थाना जो हमारा था मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में, तो सिर्फ एक टेलीफोन लाइन होता था सर। तो उस पर हम 9 to 5 ऑपरेट करते थे सर। तो दिन में सर कॉल आती थी 10, 15, 20, फिर 30 हुई, फिर 60, 100 तक भी गई सर। तो वो सब दिन में ही ऑपरेट करता था। एक ही नंबर होता था, एक ही नंबर से, जहाँ पर 155260 की कॉल लैंड करती थी। यस सर। संडे सैटरडे सर नहीं, संडे सैटरडे नहीं, उस दिन ही बनता। मैंने आप स्थिति देखें कि लोगों के साथ ताबड़तोड़ ठगी हो रही है और उनकी शिकायत सुनने वाला संडे सैटरडे को घर बैठ गया, रात में घर बैठ गया। हमने एक अजीब सी स्थिति थी। तो फिर आगे कैसे बात बढ़ी फिर? सर उसके बाद फिर हेल्पलाइन जो है सर उसको इंटीग्रेट करने की बात चली कि जो इसका रीच बढ़े सर, तो इमरजेंसी सर्विसेज जो है सर 112 उसके साथ में इसको इंटीग्रेट करें और लाइंस को बढ़ाएं सर। तो आज भी है कि 112 पर भी कोई कॉल करे अगर साइबर क्राइम का है सर, तो 1933 पर वो लैंड करता है सर। हाँ जी, वो साइबर टीम ही सर उसको डील करती है सर। और अब मैकेनिज्म सर वेल सेटअप है सर, सब कुछ। नहीं, सेटअप तो अब हो गया ना। यस सर। तो उसका जो अगला फेज था कि चलो साइबर डेस्क तो बन गया, कंप्लेंट तो आ गई, अब इसका करना क्या है? तो उसमें फिर क्या ट्रेनिंग का बड़ा एक चला था, पूरे स्टेट वाइड घूम के ट्रेन किया जाए पुलिस अफसरों को सर, उस बारे में बताएं। सर उसमें ट्रेनिंग जो है सर पहले हमने यहाँ से ऑनलाइन भी कराई सर, लेकिन उसका इम्पैक्ट वो नहीं जा रहा था सर जो होना चाहिए था। तो सर फिर एक टीम बनाई गई थी जिसमें मैं भी सर एक सदस्य था। मैं सौभाग्यशाली हूँ इस मैटर में। और मेरे साथ में सर श्री गौरवीर सर थे जो SSO सर हैं, और SP साइबर सर थे अमित दैया सर। तो सर हम लोगों को ये टास्क दिया गया था कि हर एक रेंज हेडक्वार्टर पे जाके और कमिश्नरेट हेडक्वार्टर पे जाके जो साइबर डेस्क वाले पुलिस ऑफिसर्स हैं और जो लोग इस इन्वेस्टिगेशन को करते हैं तो उनको ट्रेंड किया जाए। तो सर उनको साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन और साइबर फोरेंसिक्स, तो दोनों का ट्रेनिंग सर यहाँ की टीम ने पूरे हरियाणा में जाके सर वहीं पे उनको ट्रेनिंग दिया। बेसिकली एक टेक्नोफोबिया था कि पुलिस साइबर क्राइम का नाम सुनते ही वो कोडिंग हैकिंग की सोचने लगती थी सर, जबकि ये सोशल इंजीनियरिंग था कि बातचीत में बहला फुसला के कोई एक्सेस कोड मुलजिम ले लेते थे, फिर वहाँ से बैंक का खाता साफ कर देते थे। तो जब आप ट्रेनिंग को जाते थे तो क्या पुलिस का क्या रिस्पांस होता था? सुनते थे, उनको लगता था ट्रेनिंग से कोई फ़ायदा हुआ है? सर पुलिस को तो बहुत फ़ायदा हुआ सर। जो लोग ये सोच के बैठे थे कि मैं साइबर इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं सकता, तो उनको सर ये चीज़ सिखाई गई कि ये वही इन्वेस्टिगेशन है जो आप 420 में करते हैं। बिल्कुल।
तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसमें करना क्या है कि एक इंटरमीडियरी है, आपको इंटरमीडियरी की पहचान करनी है कि वो टेलीकॉम कंपनी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है या बैंक है। बैंक तो है। आपको उन तीनों को एक नोटिस भेजना है जो आप दूसरे क्राइम्स में भी भेजते हैं। बिल्कुल। तो वहां से आपको एक रिप्लाई मिलेगा, उस रिप्लाई को आपने स्टडी करना है, उसमें सस्पेक्ट का इन्फॉर्मेशन होगा, तो आपको उस हिसाब से फिर रेड करना है। बिल्कुल। तो ये एक जो विक्टिम को एक प्लेटफॉर्म देना कि जी ये आपके साथ अपराध हुआ है, आप भी उतने ही इंटाइटल्ड हैं पुलिस सर्विसेज के जितना कोई और है। दूसरा, पुलिस को ये कहना कि आपकी उतनी ही जिम्मेवारी है और आपके पास इसके लिए ज़रूरी स्किल सेट है। तो एक भ्रम में सारे जी रहे थे, तो भ्रम तोड़ने का काम ट्रेनिंग के माध्यम से, इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हुआ। बहुत अच्छा सर, बहुत थैंक यू। आप इसके लिए बड़े बधाई के पात्र हैं। फिर ये बात आगे कैसे बढ़ी फिर, तो इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ? सर ये ट्रेनिंग हो गया, फिर उसके बाद सर थाने जो थे पूरे स्टेट में सर थाने बनाने की बात चली कि साइबर डेस्क तो हो गया, अब इन केसेस का इन्वेस्टिगेशन भी करना है। बिल्कुल। इतनी शिकायत जो आई है तो इसको देखेगा कौन, अटेंड कौन करेगा? यस सर। तो फिर डेडिकेटेड साइबर पुलिस स्टेशन बने सर, जो आज की तारीख में सर 29 साइबर पुलिस स्टेशन हैं, इंक्लूडिंग 1 नोडल साइबर पुलिस स्टेशन। 1 से 29 एक मुश्त हो गया। उस टाइम पे सर एक नोडल थाना था सर, और गुड़गांव और फरीदाबाद में सर साइबर थाने थे सर पहले से। तो फिर ये बढ़ा के सर फिर 23 पुलिस स्टेशन फिर एकदम से खोले गए थे। तो ये टोटल मिला के सर 29 साइबर पुलिस स्टेशन आज की डेट में हैं सर फंक्शनल। जी जी। तो ये हुआ कि कंप्लेंट आ गई, तब से शुरू हो गया। एक आगे चल के जैसे कि हमारा जो नोडल थाना था जो स्टेट क्राइम ब्रांच में था, वहाँ 1 लाइन से फिर साथ 6 लाइन कर दिया गया था सर। है ना? यस सर। और उसके बाद फिर जब ये 193 वगैरह हुआ, फिर कैसे वो जो 1 लाइन हुआ करता था वो कैसे एक काइंड ऑफ सैकड़ों लोगों का कॉल सेंटर बन गया, वो कहानी बताएं आप। सर हम 1 लाइन से हमारे जब 6 लाइन हुए और फिर उनको इंटीग्रेट किया गया 112 से, तब भी हम 6 लाइन के साथ में शिफ्ट हुए डायल 112 में। तो 6 लाइन से सर हमने ऑपरेट किया। वहाँ क्यों शिफ्ट हुए आप? सर उसमें इंटीग्रेशन का पार्ट था कि 112 से इंटीग्रेट करना था, तो वहाँ पे शिफ्ट होना था। और दूसरा सर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ सर थाने में, वो उस कॉल सेंटर का ना तो सर सिस्टम था सर, और ना ही फील आता था सर एक कॉल सेंटर का। और आपको जो कॉल्स आ रही हैं सर, तो डिस्टर्बेंस भी है सर थाने में जो नॉर्मल रहता है। तो यहाँ पे सर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ, हमारी 6 लाइन्स यहाँ पे आ गई। फिर हमने सर इसको 24/7 ऑपरेट करना शुरू कर दिया। यहाँ पे सर हमारा इंटरनेट की सुविधा अच्छी थी और लाइट का सर सुविधा अच्छा है। तो वो सभी मैन पावर भी तो बढ़ गया होगा। मैन पावर सर हमारी जो पहले डे की शिफ्ट थी, फिर वो 3 शिफ्ट हो गई सर। तो 12 लोग जो हैं तो वो रहते थे सर, रात को हम लोग कम रहते थे, दिन में हम 6 लाइन्स को ऑपरेट करते थे, तो शिफ्ट वाइज ड्यूटी चलती थी। तो 12 लोगों ने सर यहाँ पे 6 लाइन्स को मैनेज किया है। क्या करते थे? फोन आता था तो उसको क्या करते थे आप? सर उस टाइम पे हम इतना ही कर पाते थे कि हमें कॉल आया, कॉल सुनते सुनते सर हम पोर्टल पे कंप्लेंट रजिस्टर कर देते थे। SMS से ऑटोमेटिक अलर्ट सर कंप्लेनेंट को जाता था कि आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो गई है, ये आपका एक्नॉलेजमेंट ID है और इस थाने में अब आप जाके संपर्क कीजिए। तो तब सर हम एक बड़ा पार्ट छोड़ रहे थे, वो था सर फॉलोअप का बैंक्स के साथ, क्योंकि मैन पावर नहीं था और इतना सर बैंक्स के साथ इतना कोऑर्डिनेशन भी नहीं था। पोर्टल पे ही जो नोडल ऑफिसर एक्शन लेते थे, हम वहीं तक सीमित थे सर। हमने कंप्लेंट दर्ज कर दिया, ट्रांजैक्शन ID डाल दिया, अब बैंक उसको ट्रेल कर रहा है, तो वो कितना टाइम लगा रहा है सर, इट वाज अप टू द बैंक सर। तो वो लोग ही एक्शन लेते थे। तो फिर उनको कि वो अब जैसे ही किसी ने कोई ऑनलाइन क्रेडेंशियल ले लिया किसी बैंक के खाते का, वो पैसे उसने घुमाना शुरू किया सर। कैसे वो अपने खाते में पैसे कैसे लेके जाता है? क्या प्रोसेस है? सर फ्रॉडस्टर्स एक अकाउंट्स को यूज करते हैं सर बीच में, म्यूल अकाउंट्स को। वो होते किसी और के हैं, किसी को बहला फुसला के खाते वही जो खच्चर है उसको बोलते हैं। यस सर। मैंने किसी अनजान आदमी के नाम से खाता खोल लिया या कुछ रुपए दे के खाता खोल लिया, उसको ये भी नहीं पता इसमें हो क्या रहा है, तो उसको म्यूल अकाउंट बोलते हैं। जी सर। वो जो खच्चर होता है, जो समांड होता है। यस सर। तो क्राइम का बोझ ढोने वाला जो है उसको म्यूल, उसका अकाउंट उसको म्यूल अकाउंट हुआ। यस सर। तो फ्रॉडस्टर्स क्या करते थे सर, अभी भी सर वही मोडस ऑपरेंडीज हैं कि किसी से सर पैसे एक अकाउंट में डलवाए किसी भी तरीके से सर, तो फिर उसको नेक्स्ट खाते में डाल देंगे, फिर उसके बाद फिर और खातों में डाल देंगे, ताकि पुलिस जो है वो उसको ट्रेल करते जब आए तो उसको बहुत टाइम लग जाए।
और उन खातों में सर घुमा के पैसे को 6, 7, 8 लेयर्स में, 10 लेयर्स में, फिर लास्ट में कहीं पे एक एटीएम से उसको पैसे को निकाल लेंगे सर। तो उसमें अमाउंट्स को ब्रेक कर देते हैं सर, कि पहले 5 अकाउंट्स में डलवाए सर बड़े अमाउंट में, उनको फिर ब्रेक कर दिया छोटी छोटी ट्रांजेक्शंस में। तो इन्वेस्टिगेशन में सर उतना ही टाइम लगेगा, और उसको ट्रेल करने में, पैसे को जब रुकवाने जाएं तो उतना ही टाइम खर्च होता है। तो ये सर उनका मोडस ऑपरेंडी रहता है कि हम अलग अलग लेयर्स में पैसे को घुमा के फिर लास्ट में कहीं डिस्टेंट लोकेशन पे निकलवा लेंगे। हरियाणा के व्यक्ति से ठगी की, पैसा निकलेगा जाके केरला में। अब हरियाणा पुलिस सोचेगी कि केरला तो कैसे इन्वेस्टिगेट करें, तो इतनी दूर जाना सर फिर वो टाइम कंज्यूमिंग है, तब तक वो पैसे निकलवा लेते हैं सर। तो एक वो ये भी था ना कि अगर आपने देरी कर दी रिपोर्ट करने में, आपके पैसे निकल गए, तो तफ्तीश करके भी कहाँ ढूंढते फिरेंगे कि जब 5 लाख रुपए 5-5 हज़ार के हिसाब से 25 जगह से निकल गए, 50 जगह से निकल गए, तो आयोग घूमता रहेगा, किस किस को पकड़ेगा। तो एक जो रिपोर्टिंग टाइम है वो क्या, हम कोई अगर जल्दी रिपोर्ट करें तो पैसे की रिकवरी के चांस ज़्यादा है? बिल्कुल है सर। इसमें सर एक डेटा हमने पिछले 2-3 साल में भी सर एनालाइज किया ही है, और एमएचए को भी सर ये चीज़ें कन्वे हुई हैं सभी स्टेट से। अगर कोई सर रिपोर्ट करता है 6 घंटे के अंदर, हमारे जो स्टेट का सर डेटा है, तो हम 70 से 75% पैसा रोकने में सक्षम है सर, CFRMS मॉड्यूल के माध्यम से सर, जिसमें सभी बैंक्स को इंटीग्रेट किया गया है। हम जैसे ही ट्रांजैक्शन आईडी डालेंगे सर, तो ट्रांजैक्शन आईडी डालते ही उस बैंक को फ्लैग कर जाएगा अलर्ट कि आपके विक्टिम के साथ में ठगी हुई है। तो या तो वो पैसे को रोक देगा, या अगर वो पैसा उसके बैंक से किसी नेक्स्ट में गया है तो वो उस बैंक को अलर्ट आगे को इंटीमेट करेगा, और वो जो ट्रेल है वो पुलिस को पोर्टल पे दिखता रहेगा। ओहो, ये एक बढ़िया चीज़ है जी। तो अब ट्रेल जो है वो डिपेंड करता है सर कि आपने रिपोर्ट कितना जल्दी किया। अब विक्टिम ने सर 1 घंटे में रिपोर्ट कर दिया, फ्रॉडस्टर को वो पैसा घुमाना है 6 या 7 लेयर में, तो कहीं ना कहीं वो पैसा फंस जाएगा, और बैंक ने टाइमली एक्शन ले लिया तो वो पैसा रुक जाएगा। अगर आप रिपोर्ट ही 24 घंटे के बाद कर रहे हैं, 17-18 घंटे में, 15 घंटे में उन्होंने पैसा निकाल ही लिया बैंकिंग चैनल से बाहर, चाहे वो एटीएम से निकाल लिया या उन्होंने कहीं इन्वेस्ट कर दिया या उस पैसे से कुछ परचेज कर लिया, तो फिर वो लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। जिसके साथ भी इस तरह की घटना हो तो बगैर समय गंवाए 1930 पर शिकायत करें, और अपना जो भी उनको मैंने पावती है, उसकी रिसिप्ट है, वो तो आप देते होंगे। वो एसएमएस से ही सर, SMS से जैसे ही कंप्लेंट कंप्लीट होगा तो तुरंत उनके फ़ोन पे एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जाएगा, प्लस में आगे जो भी एक्शन होगा उनकी कंप्लेंट पे वो थाने में ट्रांसफ़र होगी, उनके जुरिस्डिक्शनल पुलिस स्टेशन में, या उसमें केस रजिस्टर होगा, उसमें इवन अरेस्ट होगा, उसको हर चीज़ें, और पैसा होल्ड होगा, तो उसको हर चीज़ बेटर। यस सर, डेफिनेटली। जैसे आपको लगे आप ठगी हुई है, तो जैसे आप थाने की तरफ भागते हैं, आप 1930 की तरफ भागें, हम जाने की जरूरत नहीं है। जी, हम 24 घंटे अवेलेबल हैं सर, छुट्टी वाले दिन भी अवेलेबल, छुट्टी वाले दिन भी अवेलेबल है। आप तो हैं, बैंक वाले होते हैं क्या? सर जो प्रयास हुए हरियाणा पुलिस में हमारे सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा, हाँ, डीजीपी साहब काफ़ी जोर लगाते थे 2024 में, हमें लगता है उनके आने के से काफ़ी साइबर विंग को काफ़ी रफ्तार मिली, और उन्होंने एक तो आदमी जितने चाहिए उतने दे दिए, तो कॉल सेंटर बड़ा हो गया आपका सर। ऊपर से जो राउंड्स ऑफ मीटिंग हुई बैंक के बड़े अफसरों से, वीसी से भी फिजिकल मीटिंग में, तो उसमें उसके काफ़ी लोग कॉल सेंटर में आके बैठे, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ? सर मैं उसमें उस टाइम की एक याददाश्त सर ताज़ा करना चाहूँगा। उस टाइम पे सर सितंबर 2023 की बात है, हमारे कॉल सेंटर में डीजीपी सर ने चार्ज संभाला, तो उसके बाद वो सितंबर 2023 में कॉल सेंटर आए। आप सर एडीजीपी साइबर होते थे उस टाइम पे, और श्री शिवाश कविराज साहब थे जो अब हमारे आईजी साइबर हैं। तो आपने सर पूरा विश्लेषण किया था हमारे कंप्लेंट से लेकर के और लास्ट में हमारा जो एक्शन होता है उस तक का। तो डीजीपी साहब ने और आप सब ने सर वो चीज़ें निकाली कि कहाँ पे काम करना चाहिए। तो उसमें सर 3 चीज़ें निकल के आई थी। सबसे पहला था कि हमारी जो कॉल लाइन्स हैं वो बढ़ें, वो स्ट्रेंथन हो सर सिस्टम। तो हम लोग 12 होते थे, 12 से 70 कर दिए गए एक ही हफ्ते में। और हमारे जो सिस्टम्स थे सर 6 सिस्टम थे, 6 सिस्टम से सर हमारे 30 सिस्टम्स कर दिए गए। और उसी टाइम पे सर रेगुलरली बैंकों के साथ मीटिंग हुई, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ मीटिंग हुई। तो बैंकों को सर ये समझाया गया कि आपका भी एक छवि जो है बैंक की कि इसके कस्टमर्स के साथ कम फ्रॉड होता है, इसके कस्टमर्स के साथ ज़्यादा फ्रॉड होता है। तो उनको समझाया गया सर उस लेवल पे। और जो बड़े बैंक थे सर
जो ऑलमोस्ट 70 to 90% डिफ्रॉडेड अमाउंट को कवर कर रहे थे। उन सभी बैंक्स को ये कहा गया कि आप अपने नोडल ऑफिसर्स हमारी टीम 1930 के साथ कॉल सेंटर में बिठाएं, हम स्पेस देंगे, सारी फैसिलिटीज़ देंगे। तो सर उसके बाद ये शुरू हुआ। पहले एक बैंक आया सर HDFC, फिर दूसरे बैंक आए। तो आज की डेट में सर हमारे 11 बैंकों के 16 नोडल ऑफिसर हैं जो हमारे साथ बैठते हैं सर। तो क्या इसका इम्पैक्ट क्या हुआ इस एक्सरसाइज का? सर पहले क्या होता था कि कंप्लेंट रजिस्टर हुआ, हमारी स्ट्रेंथ तो बढ़ गई, लेकिन हम कॉल करते थे बैंक के नोडल ऑफिसर को कि सर इस पे एक्शन ले लीजिए और इस पैसे को रोकिए। तो कॉल वो उठाए ना उठाए सर, और उस टाइम पे वो अवेलेबल है या नहीं है, तो उस टाइम में जितना भी टाइम लैप्स होता था तो पैसा निकल जाता था। एक तो कंप्लेनेंट ने टाइम ले लिया रिपोर्ट करने में, फिर बैंक ने एक्शन लेने में टाइम ले लिया, तो वो पैसा निकल जाता था। तो नोडल ऑफिसर जब यहाँ बैठे हैं हमारी टीम के साथ ही, जैसे ही कंप्लेंट रजिस्टर हुआ हम तुरंत उनको बोलते हैं कि सर आपके बैंक में पैसा गया, एक्शन लीजिए। तो वो विद इन सेकेंड्स होता है सर। उन्होंने जो सीमलेस कोऑर्डिनेशन है सर कि जैसे कंप्लेंट आया तो कंप्लेनेंट ने टाइम पर कंप्लेंट कर दिया, तो बैंक में जो पैसे मूव कर रहे हैं उसको रोकने वाला भी वहीं बैठा है, वहीं बैठा है सर। तो उसने रोक दिया ट्रांसफ़र, तो ठगी फेल हो गई। तो ये बड़ा अच्छा मूव था। ये पब्लिक सेक्टर बैंक वाले कोऑपरेट करते हैं आपसे, उनके नोडल ऑफिसर बैठते हैं? सर नोडल ऑफिसर्स तो जो हैं हमारे पास 11 बैंकों के ही हैं। बाकी सर उसके बाद में MHA ने एक साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर इस्टेब्लिश किया है, तो वहाँ पे लगभग 40 बैंक्स हैं सर। हमारे 4 जो ऑफिसर्स हैं वो भी वहाँ बैठते हैं। तो जो हमारा कोऑर्डिनेशन यहाँ पे नहीं है, जो बैंक्स यहाँ बैठे हैं वो तो ठीक है, जो बच गए सर, तो हम वहाँ पे सर मिटिगेशन सेंटर में कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। उसके बाद भी जो नहीं है तो उनको सर हम टेलीफोनिकली कर लेते हैं। तो छोटी मोटी समस्याएं हैं सर अभी छुट्टी वाले दिन को लेके, क्योंकि बैंक वाले हैं वो सैटरडे वैसे संडे। मैं अगर स्पष्ट लहजे में कहूँ तो बैंकों का रवैया मुझे ढुलमुल ही लगा कि मान लिया आपने कोई रेस्टोरेंट खोल लिया, कोई कस्टमर आया तो वहाँ सांप बिच्छू आप थोड़ी छोड़ देंगे, उसको कोई काट ले और बोले हमें मतलब नहीं है। तो कोई भी अगर आदमी बैंक में खाता खोलता है तो उसको ये कॉन्फिडेंस है कि बैंक हमारा पैसा प्रोटेक्ट करेगी। अब वहाँ अगर कोई साइबर फ्रॉड हो रहा है तो ये अपने सिस्टम को मजबूत करें, ट्रांजैक्शन पैटर्न को एनालाइज करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करें और ये देखें कि अगर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है तो खुद ही रोक दें उसको। कंप्लेनेंट ठगा गया, फिर वो पुलिस के पास गया, फिर इनके पीछे हम घूमते रहें कि रोको रोको जी, ये तो कहीं कोई बात हुई नहीं हुई ना। हम हमेशा इस बात की माने तायद करते हैं कि सिटीज़न को आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि आप सेफ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कि आपका पैसा जो है आप बैंक में प्रोटेक्टेड है। तो मैं अभी इस बात को काफ़ी जोर इस बात पर अभी भी दे के कहूँगा कि बैंक की ये ड्यूटी बनती है कि अपने खाते की पेट्रोलिंग करते रहे। अब तो आप देखें कि गूगल वगैरह है कि अगर कोई आप यूट्यूब देखेंगे तो उस तरह के यूट्यूब आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो बैंक सारे को ये चाहिए कि जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसके पैटर्न एनालिसिस करते रहे, और जो साइबर फ्रॉड का जो पैटर्न जैसे ही कहीं दिखे उसको ब्लॉक कर दे वो। बिल्कुल सर। तो बैंकों पर ये काफ़ी जोर दिए जाने की ज़रूरत है। आई थिंक रिजर्व बैंक इस दिशा में चिट्ठियाँ भी निकाली थी, काफ़ी मीटिंग भी हुई थी, उस बारे में बताएं। जी सर जनवरी में भी मीटिंग हुई थी और अभी रिसेंटली सर DGP साहब ने भी मीटिंग की थी। तो बैंक्स को सर RBI सर था मीटिंग में, तो बैंक्स को यही कहा गया था, RBI ने एक MuleHunter.ai करके एक टूल डेवलप किया है सर जो म्यूल अकाउंट्स को स्कैन करता है और उनके पैटर्न को स्टडी करके ये बताता है कि ये बैंक अकाउंट्स जो हैं ये म्यूल हो सकते हैं, तो आप इनको वेरीफाई करें। तो सभी बैंकों को सर जोर दे के ये कहा गया कि आप MuleHunter.ai जो है उसका इस्तेमाल करें, ड्यू डिलीजेंस करें। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा सर कि बैंक्स ने इस चीज़ को सोच लिया कि ये पुलिस का काम है, तो वो वैसा ना हो। और हरियाणा पुलिस ने सर 50 से ज़्यादा बैंक के जो कर्मचारी हैं जो म्यूल अकाउंट्स खोलने में या फ्रॉडस्टर्स को फैसिलिटेट करने में शामिल थे, उनको गिरफ्तार किया है सर पिछले 1-1.5 साल में। तो उस दिशा में भी काम किया जा रहा है सर। और कि बैंक के जो लोग इसमें मिलीभगत कर रहे थे तो कितने खिलाफ कार्रवाई हुई अब तक? सर वो 50 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ सर, उसमें मैनेजर लेवल के ऑफिसर, मैनेजर लेवल के भी उनके ऑफिसर्स हैं सर। तो ना कहीं ना कहीं आप देखें कि एक आदमी अपने अकाउंट में एक दिन में 5 करोड़ रुपए जमा कराए और शाम तक निकालने लग जाए, उसके पहले उसने कभी कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है, तो ये तो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन किसी सिस्टम को, किसी मशीन को, किसी आदमी को ज़रूर पकड़ लेना चाहिए सर।
तो ये मतलब बहुत ज़रूरी है कि बैंक वगैरह कस्टमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें और जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी यूज़ करके जो उनके सिस्टम को हैक करके और सिस्टम को तोड़ के कस्टमर को हार्म कर रहे हैं तो प्रोटेक्ट करना भी उन्हीं का काम है, उनको करना चाहिए। बिल्कुल सर। मूल तौर पर ये बैंक का काम है, मुझे ये लगता है। चलो बैंक का तो ठीक है, टेलीकॉम कंपनी भी तो जिस चीज़ को अपना कनेक्शन दे देती है। सर जो तो टेलीकॉम कंपनी को क्या करना चाहिए या वो क्या कर रहे हैं कि साइबर फ्रॉड मुश्किल हो? सर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स का भी जब ये बैंक्स वाले इनिशिएटिव्स लिए गए सर सितंबर 2023 के बाद में सर, तो एयरटेल के साथ सर हमने एक मीटिंग की थी। जो सिम कार्ड हैं नॉर्थ ईस्ट से स्मगल होके यहाँ आ रहे हैं सर हॉटस्पॉट्स में, जिनका इस्तेमाल हो रहा है, प्री एक्टिवेटेड है सर, किसी मजदूर की आईडी पे ले लिया सर और उसका साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल होता है। एक अस्त्र टूल भी था, टेलीकॉम वाले करते थे सर, तो उसके थ्रू ने काफ़ी लाखों लाख मेवात के इलाके में जो मेवात के सर 5,92,000 मुझे याद है सर उस टाइम पे, तो ऐसे सिम थे सर जो एक ही फोटो को 2 बार लगा के पहले साहिल चौधरी बना दिया उन्हीं डॉक्यूमेंट्स पे, फिर उसी को किसी दूसरे रिलीजन में रिप्रेजेंट कर दिया और फोटो एक ही फोटो 2-3 आधार कार्ड पे इस्तेमाल कर लिया। तो इस तरह से सर वो सिम थे वो सभी बंद हुए थे। अस्त्र ने फोटो मैचिंग टूल को यूज करके कि एक फोटो से अगर 5 से ज़्यादा सिम कार्ड है तो वो इलीगल है। यस सर। मैंने एक आदमी जो है कितने 5 कनेक्शन ले सकता है? सर जो नॉन बॉर्डर एरिया है सर उसमें 9 सिम कार्ड ले सकते हैं सर कुल मिला के सर। उसमें ऐसा नहीं है कि आप एक ही सर्विस प्रोवाइडर से 9 ले लें फिर दूसरे से 9 ले लें, कुल मिला के आप एक व्यक्ति जो है एक आईडी पे 9 सिम कार्ड ले सकता है और बॉर्डर एरिया में सर 6 सिम कार्ड ले सकते हैं। तो उसमें भी काफ़ी जोर लगा कि जो इस तरह के लोग हैं कि जिनको ज़रूरत नहीं है, अब असम के सिम कार्ड मेवात में चल रहे होते थे सर। तो क्या था वो? सर वो स्मगल होके आते हैं जो आसाम से सर, जो ट्रक ड्राइवर्स हैं जिन गाड़ियाँ उधर से इधर ट्रांसपोर्टर्स की चलती हैं सर, तो उसमें सर सिम स्मगल होते थे। तो हमने एयरटेल को सर क्यों असम का सिम कार्ड क्यों यहाँ लेके आते थे? सर वहाँ पे सस्ते में सर एक्टिवेट हो जाता था, किसी की आईडी पे सिम कार्ड ले लिया सर, तो वहाँ पे 200-400 रुपये उसको दे करके सिम एक्टिवेट कर लिया और वही सिम कार्ड की कीमत अगर आप राजस्थान और नूह में या दूसरे जो हॉटस्पॉट्स हैं सर जामताड़ा वगैरह हैं तो वहाँ पे आप उसको सेल करेंगे तो 2,000 से 5,000 रुपये मिलते हैं आपको। तो क्यों खरीदते? असम का क्या उनको मतलब है? सर उनको एक्टिवेटेड सिम कार्ड मिल गया, अब उससे फ्रॉड करेंगे, फ्रॉड करके उसको फेंक देंगे। अब पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करेगी सर तो हम भाया समझाएगी। यस सर, तो हम जब आईडी निकलवाएंगे तो आसाम का आएगा। मैंने इन्वेस्टिगेशन को क्लिस्ट करने के लिए, मुश्किल करने के लिए इस तरह की वो गतिविधियां करते हैं सर। एक बताइए, मेवात और जामताड़ा ही क्यों, यहीं के लोग क्यों साइबर क्राइम में थे? ऐसा क्या था मतलब, और कहीं क्यों नहीं? सर इस बारे में तो एक चीज़ ये है सर कि मेवात का जितना हमने सुना है सर, पहले जो हमसे सीनियर पुलिस में हैं, तो मेवात में एक चीज़ चलता था सर टटलू काटना। तो सोने की ईंट दिखा के सर पैसे लेके बुला लिया, उनको लूट लिया, तो ये वाली चीज़ें थी। तो कोरोना काल में सर जब ऑनलाइन हुआ, सब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर होने लग गए अमेज़ोन से और सब चीज़ों से सर लोगों ने ऑर्डर करना शुरू कर दिया, तो उन लोगों को एक ये मिल गया सर तरीका कि इस तरीके से भी फ्रॉड किया जा सकता है। और सर इसमें आपको बहुत कम इन्वेस्ट करना है और इंसेंटिव्स उनको ज़्यादा लगते हैं और उनको ये नहीं पता था कि इसमें एक्शंस भी होंगे, पुलिस एक्शंस भी होंगे, पनिशमेंट्स भी होंगी। तो अभी सर एक केस था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, वेस्ट बंगाल में शायद, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ है सर डिजिटल अरेस्ट के केस में। तो अभी सजाएं बढ़ने लगी हैं सर, तो उनको ये लगता था कि बड़ा आसान सा काम है तो ऐसे कर लेते हैं और यूथ को सर उसमें आसान तो था ही, मतलब आप लोगों को ठगे जा रहे हो, लोग शर्म से गड़े जा रहे हैं कि हम बेवकूफ़ी में ठगे गए, लालच में ठगे गए, थाने में कोई शिकायत लेने वाला नहीं है, कोई तफ्तीश करने को तैयार नहीं है। तो ये जो 2-3 साल की जर्नी रही है, तो सोए को जगाने की जर्नी रही है, और जो डरे थे खामखा टेक्नोफोबिया को लेकर, उनको सैनिटाइज करने का कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है। साइबर क्राइम ज़्यादातर जो है हैकिंग का इशू नहीं है, वो सोशल इंजीनियरिंग है कि एक आदमी ने किसी का आइडेंटिटी लेके, फेक आइडेंटिटी या किसी का ढोंग करके, आपको ललचा के, बहला के, फुसला के, धमका के आपसे क्रेडेंशियल ले लिया। मुझे याद है कि एक आदमी ने तो 7 करोड़ रुपए चेक से जमा करवा के आया था उसमें सर, एक अकाउंट में चेक जमा करा के आया, ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। तो ये जो हम साइबर क्राइम को एक अलग तरह का अपराध नहीं समझ के एक अपराध ही समझें और इसमें
मतलब डरने से तो कोई बात बनेगी नहीं। तो एक 1930 पर रिपोर्ट करने वाली बात है, तो जितना जल्दी करेंगे तो मुलजिम के पकड़े जाने का, उसके पैसे बरामदगी का चांस बढ़ेगा। एक ये दुबई में काफ़ी पैसे जाते हैं साइबर फ्रॉड के, वो क्या है? सर अब सभी स्टेट्स जो हैं सर अपने यहाँ पे इंडिया में एफर्ट्स कर रहे हैं सर साइबर क्राइम को रोकने का। तो इन लोगों ने सर एक नया हैक निकाला है कि अगर हम इंडिया में बैठेंगे तो एक ना एक दिन पकड़ लिए जाएंगे, और यहाँ के अकाउंट्स में पैसा ट्रांजैक्ट होगा, लास्ट में किसी एटीएम से निकालेंगे तो पकड़ लिए जाएंगे। और इन लोगों ने सर अब ये हैक निकाला है कि हम पैसे को कंट्री से बाहर भेज दें क्रिप्टो में डाल के या किसी और तरीके से। तो वहाँ पे सर इनको ये लगता है कि इंडियन पुलिस जो है उसकी गिरफ्त से हम बाहर होंगे। तो इनके जो किंग पिन्स हैं सर, बहुत सारे सेंटर्स, जैसे अभी कंबोडिया में सर रिसेंटली रेड हुआ है भारत सरकार की ही रिकमेंडेशन पे, तो 3000 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया है सर वहाँ से। और एक साइबर स्लेवरी का भी कंसेप्ट चला हुआ है सर, तो उसमें भी देख रहे हैं सर कि ऐसे कितने लोग हैं इंडिया से। मैंने वो तो बिल्कुल इंडस्ट्रियल स्केल पर है। यस सर। वहाँ लोगों को ये कह के कि नौकरी देंगे, उसको बुला के एक कैंपस में बंद करके और ज़बरदस्ती ये काम करवाते हैं सर, क्योंकि उनकी लैंग्वेज सर यहाँ के लोगों से मैच करती है। तो यहाँ के लोगों को लगता है कि हाँ कोई बैंक से ही बोल रहा है क्योंकि हमारी भाषा में बोल रहा है, लेकिन वो एक्चुअली होता वहाँ पे है सर, कंट्री से बाहर से। एक अवेयरनेस को लेकर काफ़ी है कि लोगों को पता तो चले कि 1930 है कोई नंबर जिस पर फ़ोन कर सकते हैं। cybercrime.gov.in कोई वेबसाइट है, पोर्टल है जहाँ कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। तो अवेयरनेस का काम जो है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ था कि जो लेडी कांस्टेबल्स थी जिसको कि वीडियो बनाते थे कि लेटेस्ट मोडस ऑपरेंडी के बारे में सर, तो उसको पुलिस वीडियो वाली लड़की के रूप में लोग पहचानते थे। तो वो क्यों किया, क्या था उसका मतलब? सर अवेयरनेस को हम लोग जो है पहला बुधवार हर महीने का सर साइबर अवेयरनेस डे के रूप में मनाते रहे हैं, और अक्टूबर का जो महीना होता है सर उसको नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाते रहे हैं। लेकिन सर हर रोज़ ये अवेयरनेस हो, और वीडियोस जो हैं सर मोडस ऑपरेंडी के बारे में, इस तरह का फ़ोन है, इस तरह की बात हो सर, तो आपने नहीं पढ़ना झांसे में, तो इसको दैनिक तौर पे सर लोगों तक पहुंचाया जाए। तो उसमें सर वीडियोस जो हैं वो सबसे इफेक्टिव थी। तो वो वीडियो सर हमें याद हैं, वो लेडी कांस्टेबल अलका हैं सर। तो उन्होंने बोलते हैं ना कि नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन सर। तो बजट था नहीं सर उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। 2 मिनट का वीडियो बनाने के लिए जाओ तो 10 लाख रुपए मांगते थे। सर उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा सर। हम जब आप ऑफिस से चले जाते थे तो हम आपके ही ऑफिस में आपके ही चेयर पे बैठ के और सर एक फ़ोन से, आईफोन से सर हम वीडियो बनाते थे, और पीछे जो फ्लैग, नेशनल फ्लैग और हरियाणा पुलिस का फ्लैग रहता है वो हम रख के उसके पीछे, तो हम एक ऐसा दिखाते थे कि ये हमारा एक स्टूडियो है उस टाइप का, और इन हाउस सर। तो इन हाउस सर हमने वो वीडियोस बनाई हैं, और वो वीडियो सर बहुत लोगों तक पहुंची हैं, अदर स्टेट्स में भी पहुंची हैं। और अलका सर एक दिन ट्रैवल कर रही थी बस से, तो कंडक्टर उसके पास आया और वो बोलता है कि तू वही लड़की है जो हरियाणा पुलिस की साइबर अवेयरनेस वाली वीडियोस में आती है। तो उसको वीडियो वाली लड़की के नाम से। ये बड़ा है कि अगर मान लिया जाए कि आपके पास पब्लिसिटी का बजट नहीं है तो उसका विकल्प है। तो जब भी अगर हम कल्पनाशीलता में जाएं और जो उपलब्ध साधन का इस्तेमाल करने की करें, तो जो भी समस्या उसका समाधान है, बजट ही सब कुछ नहीं है। नहीं सर, तो ये उसका एक उदाहरण है। यस सर। एक जो डिजिटल अरेस्ट है वो क्या है मतलब? सर डिजिटल अरेस्ट में जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो पुलिस की वर्दी पहन के, कस्टम के ऑफिसर्स बन के किसी को कॉल करेंगे सर, और उसको वीडियो कॉल पे ले लेंगे और उसको इतना डरा देंगे सर कि आपके डॉक्यूमेंट्स मिले हैं या आपने ये क्राइम किया है, आपका आधार कार्ड मिला है, एक कॉन्ट्राबैंड्स जो है वो सीज़ किए गए हैं एयरपोर्ट पे, तो आपसे पूछताछ होगी। और वहीं पे सर वो किसी वकील के कपड़े में भी किसी को खड़ा कर लेते हैं। पुलिस वाले तो खुद बने ही रहते हैं सर, पीछे पूरा सेटअप लगा के रखते हैं। नौटंकी पूरी है। यस सर। तो सामने वाले को लगता है कि हाँ तुझे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, डिजिटल अरेस्ट, ये कोई नई चीज़ है। तो सर वो अपने फ़ोन वोन बंद करके सर बैठ जाते हैं, और इतना ये गंभीर है सर कि 2-2, 3-3 दिन तक सर ये चलता रहता है। उसको बैंक भेजेंगे, साथ में उसको कहेंगे कि फ़ोन ऑन रखना है, उनसे सर फिक्स डिपॉजिट तुड़वा लेंगे, वो पैसे डलवा लेंगे, मतलब जितना भी जिस भी तरीके से सर वो पैसे ले पाएँ। तो उसको इतना डरा देते हैं कि आपको थाने नहीं जाना है, और कुछ लोगों को ये बोलते हैं कि आपका जो है पैसा जो है वो ब्लैक मनी है, हम इसको एक बार चेक करेंगे, आप इस अकाउंट में डालो, फिर आपको ये रिटर्न कर देंगे। तो अलग अलग मोडस ऑपरेंडी। क्लियर होना चाहिए कि भाई डिजिटल अरेस्ट कोई चीज़ ही नहीं है। यस सर। 7 साल की सज़ा तक के अपराध के लिए
कोई गिरफ्तारी ही नहीं है, पहली बात तो ये है। और ऐसा कुछ नहीं है कि लेडीज़ को ये बुला नहीं सकते हैं। सर गिरफ्तारी में आम सिटीजन को दुनिया भर के सेफ गार्ड है कि बच्चे को नहीं बुला सकते, लेडीज़ को थाना नहीं बुला सकते हैं, अपराधी हो तब भी नहीं बुला सकते हैं। तो ये जो लोगों को बहुत क्लियर ये होना चाहिए कि ये जो फ़ोन करके और वीडियो कॉल करके जो डराने वाली बात है कि गिरफ्तारी आपकी हो गई है, इससे बड़ा झूठ इस दुनिया में कोई नहीं है। नहीं सर। हाँ, तो ये झूठ के चक्कर में ना पड़े। मैं ये बहुत मतलब इसमें कोई पढ़ाई लिखाई और समझदारी की ज़रूरत नहीं है। आपने कुछ उल्टा पुल्टा कर भी रखा है तो इनको तो बिल्कुल नहीं पता है। वीडियो कॉल पे सर लोग होता क्या डरते इसलिए हैं कि जी हम पकड़े गए। कंप्लायंस एक बहुत बड़ा मुद्दा है ना जी। सर। सरकार के हज़ारों कानून होते हैं, हमें हमेशा लगता है कहीं ना कहीं कोई इनको चूक रह गई होगी। इस डर में हम सोचते हैं कि अब चूक हमारी पकड़ी गई। बोला अगर आपने कोई चूक कर भी रखा है ना तो इन ठगों को तो बिल्कुल नहीं पता है। ये तो वैसे हवा में तीर चला रहे हैं और आपको उलझाए जा रहे हैं। और एक कहावत है कि लालचियों के शहर में और डरपोकों के शहर में ठग कभी भूखे नहीं मरेंगे। तब लालच और डर से कुछ मत करो, आपसे कोई ठगी नहीं होगी। मेरी समझ ये है। कोई लेटेस्ट क्या चल रहा है साइबर में, हरियाणा साइबर में आज की डेट में? सर हरियाणा जो है वो कंट्री में नंबर 1 है सर। किस लिहाज से? साइबर कॉल सेंटर जो है सर, साइबर क्राइम हेल्पलाइन कॉल सेंटर है सर 1930, उसके इम्प्लीमेंटेशन में सर, और साइबर क्राइम प्रिवेंशन में। सर सितंबर 2024 में माननीय गृह मंत्री जी ने डीजीपी साहब को सम्मानित भी किया सर। तो हरियाणा पुलिस जो है वो नंबर 1 का स्थान उनका रहा। करते क्या हो? सर हम लोगों का जो कॉल सेंटर है सर वो सबसे इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन उसका रहा है। और कि पैसे की सितंबर कितने % आपकी रिकवरी यस सर है? हम लोग जो है सर सितंबर 2023 में 8% ही पैसा रोक पाते थे ठगी गई राशि का। और जो सर सितंबर 2024 में हमारा लगभग 26-27% हो गया था। और आज की डेट में सर मुझे बड़ी खुशी है सर कि वो लेगेसी चल रही है सर। और हम लोग जो है रिकवरी पुलिस की और प्लस पोर्टल का जो हम रोक पाते हैं उसको मिला दें तो सर हमने पिछले महीने हमारा 41% पे सर वो है। देखिए काफ़ी उत्साहवर्धक चीज़ है कि 100 रुपये ठगे गए तो 41 पुलिस ने रोक लिए सर। आई थिंक कि जो चोरी और जो बर्गलरी होती है उससे ऑलमोस्ट ये दुगनी है। यस सर। चोरी में 20% के आसपास की रिकवरी हो पाती है सर। तो चलिए एक दिन हम सोचें कि ये बढ़ते बढ़ते मैंने रिकवरी की नौबत ही ना है। अगर बैंक वगैरह अपना काम दुरुस्त कर ले और जो ये ठगी का जो ट्रांजैक्शन पैटर्न है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के थ्रू डिटेक्ट करके टाइम रहते रोक दे और वो पुलिस को बताए सर। तो हम उस दिन के इंतज़ार में हैं कि विक्टिम को पुलिस के माध्यम से बैंक तक नहीं जाना पड़ेगा। बैंक अपने ट्रांजैक्शन की मॉनिटरिंग करके जो ठगी करने वाले हैं उसको आइडेंटिफाई करके वो पुलिस को बताएगा कि जी ये ठग हमारे बैंक के हमारे कस्टमर के खाते में घुसने की कोशिश कर रहा था, आप इसके खिलाफ कार्रवाई करो सर। तो आई होप कि वो 1-2 साल में इस तरह की स्थिति बनेगी। तो जिस तरह से आपने कोशिश की और आपको इस बात के लिए काइंड ऑफ की अवार्ड भी मिला, कौन सा अवार्ड मिला बताएं व्यूअर्स को? सर मुझे डीजीपी साहब की तरफ से उत्तम सेवा मेडल मिला था सर। और अभी रिसेंटली सर जो हमने इनिशिएटिव्स पोस्ट जनवरी लिए हैं सर, जब हम 28 और 30% से सर अभी 41 पे पहुंचे हैं तो उसमें 2-3 इनिशिएटिव सर जो आईजी साइबर सर हैं तो उनका ये था सर कि उन्होंने एक मैट टीम बनाया सर, म्यूल अकाउंट टारगेट टीम, एक फॉलोअप टीम बनाया सर। तो ये सभी इनिशिएटिव्स हैं तो उनके बेसिस पे जो ये टीम जिसने इसमें काम किया है सर तो डीजीपी साहब ने सर पिछले महीने ही सबको सम्मानित किया था सर। प्रथम श्रेणी तो क्या होना है, ये लड़ाई ख़त्म थोड़ी हुई है, ये चलती जा रही है। तो हमें लगता है कि आप उसी उत्साह से उसी गंभीरता से आप और आपकी टीम इस काम में लगे रहेंगे। और चलो बैंक जब अपना काम जैसे करेगी वैसे करेगी, एज ए पुलिस जहाँ लोग विपत्ति में आते हैं तो एक तो जो कंप्लेनेंट हो उसके साथ संवेदना का और एम्पैथी से हम पेश आएँ और फिर जल्दी से उसके पैसे वैसे रोक के, और एक ये वापस देने वाली बात भी है सर कि पैसे आप फ्रीज तो कर लेते हैं, कंप्लेनेंट को नहीं मिलता विक्टिम को वापस।
उस पर आप क्या कर रहे हैं? सर रिफंड में भी सभी प्रयास जारी हैं सर। लोक अदालत के माध्यम से भी रिफंड हो रहा है, और बैंक्स को सर जो कोर्ट ऑर्डर जब हम कराते हैं सर सुपुर्दारी वाले प्रोसेस से, तो उसमें भी सर हम यहाँ से भी स्टेट नोडल लेवल से भी बैंक्स को सर तुरंत फॉलोअप करा के उनके पैसे वापस कराते हैं सर। और लोक अदालत वाला मैकेनिज्म है ही सर, और फ्यूचर में और सर इसको स्ट्रेंथन करेंगे। जी बिल्कुल, जब पैसे हमारे अगर रुक गए जाने से, जब हमारे खाते में आए, हमारे इस्तेमाल को हो, तभी तो माने पुलिस ने कार्रवाई की है। अब वो ठग के पास पड़ी है, आपने पकड़ रखा है, हम तो डिप्राइव्ड हैं, तो इसको भी मजबूत किया जाने की ज़रूरत है। तो आपका बहुत धन्यवाद। अब ये हेड कांस्टेबल से एएसआई भी बन गए। थैंक यू सर। और जिस तरह से आपने मेहनत की, आप बाकी के लिए उदाहरण है। हमें पूरा विश्वास है कि जब ये वीडियो देखेंगे आपके साथी पुलिसकर्मी जो हेड कांस्टेबल हैं, जो एएसआई हैं, तो उनको बड़ा कॉन्फिडेंस होगा कि रैंक जो है छोटा कोई नहीं है। रैंक रैंक होता है, वो इसलिए होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो व्यवस्था से चले। आदमी को दिमाग जो मिला है एक ही जैसा है, सबको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए फुल, क्योंकि बदमाश करते हैं पूरा, वो अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करते हैं। तो हर रैंक का जो पुलिस है, चाहे वो हमारा क्लास 4 एम्प्लॉई है, चाहे वो सिपाही है, चाहे हवलदार है, चाहे एएसआई है, सबकी ड्यूटी बनती है कि अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करे और जितना अपराधियों का जीना मुहाल कर सके उतना करे सर। ये उनके लोगों के प्रति जिम्मेवारी है। क्यों? लोगों ने पैसे भरे। हरियाणा पुलिस पर साल में करीब 6-7 हज़ार करोड़ रुपए का खर्च है, तनख्वाह से लेके गाड़ी घोड़ा थाना तुना। तो हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि हमारी जो बदमाशों से लड़ाई हो फुल ऑन हो सर, उसमें हम अपने तरफ से कुछ रोक के ना रखें। आप ऐसा कर रहे हैं, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद आपका। तो आज का जो ये हमारा साइबर क्राइम के ऊपर जो ये एपिसोड था, तो हमने विस्तार से जाना कि अगर मान लिया जाए कि आपका तो अगर आप ध्यान रखेंगे, लालच और भय में नहीं आएंगे, और जो चीज़ आपको ऑड लगती है आप 1930 पर पहले ही बता दें। अगर मान लिया अगर चक्कर में पड़ ही गए हैं, तो जैसे आपको लगे कि ठगी हो रही है वैसे 1930 पर फ़ोन कर दें। एक तो ये है, तो ज़रूर करें, और डरे नहीं, और काइंड ऑफ लालच में ना पड़े। और ये जो चीज़ नहीं है वो नहीं होता है, हमको पता चल जाता है कि ये बात नहीं हो सकती कि डिजिटल अरेस्ट हो जाए, या हमारा पैसा 4 गुना हो जाएगा, या हमें कोई नौकरी लगवा देगा। ऐसा कोई नहीं, ये सारे ठग हैं। तो जो भी आपको ये कहते हैं कि आपकी ये मौज करा देंगे या आपका हम बेड़ा गर्क कर देंगे, दोनों झूठे हैं। तो इनके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ते। 1930 पर फ़ौरन कॉल करके अपनी बात कहते हैं और बेखौफ रहते हैं। तो जय हिंद, नमस्कार एंड स्टे सेफ।